नमस्ते। और आज हमारा पेपर नंबर कितना है? पेपर नंबर 7 है। ठीक है, पेपर नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे आज और पिन पॉइंट चलेंगे। और एक व्यक्ति का कमेंट आया है जिन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है कि जो जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर सकते वो हीन भावना रख रहे हैं। तो देखो, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की है उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है कि उनको 100% एक्सप्लेन करना कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, है ना। चाहे मुझे उनकी ओएमआर देखनी पड़े, चाहे मुझे क्वेश्चन के माध्यम से उनको ये समझाना पड़े कि देखो भाई, आपने यहाँ यहाँ गलती की है और यहाँ यहाँ आपको और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मैं उनसे बंधी हुई हूँ। और जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर रहे हैं वो हीन भावना मत लाइए। आप इसी समय इस क्वेश्चन पेपर को अपने साथ साथ सॉल्व कीजिए और आप खुद देखिए कि जो बात मैं कह रही हूँ क्या वो आप पे भी एप्लीकेबल है या नहीं। तो उन भाई को कहूंगी कि आप ऐसी बात ना करें, ठीक है। हालांकि मैं तो शिक्षक हूं, तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि मेरी तरफ से तो हम यही प्रयास करेंगे कि आप सब चीजों को क्या कर लें, अच्छे से पढ़ ले, फिर जो होगा फाइनल पेपर में वो देखा जाएगा। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगेन कह रही हूं कि अच्छा मूल्यांकन तभी होगा जब आप क्या करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे। और टेस्ट पेपर को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि आपके अंदर जो भी कमी है वो चटाक से क्या निकले, बाहर निकले। इसीलिए इस बार एक इनिशिएटिव और हमने लिया है ओएमआर देखने का, ताकि हम ये पकड़ सके कि नेगेटिव कहाँ कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम बेहतर से बेहतर काम आपके लिए जरूर करेंगे। तो चलो, हाँ, जीके का ही है पहला। अब देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पुरातत्वविद नील रत्न बैनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया है? कौन से स्थल का उन्होंने क्या किया है, उत्खनन किया है? नील रत्न बैनर्जी आते ही दिमाग में क्या छप जाना चाहिए? नील रत्न बैनर्जी आते ही दिमाग में छप जाना चाहिए बैराट। तो देखो, बैराट के बारे में 2 पॉइंट याद रखो। अब वापस वो दौर आ गया है जब क्या पूछे जा रहे हैं, उत्खनन करता पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना, बैराट जो है उसमें नील रत्न बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित इन दोनों ने किया था बैराट का। और ये टाइम भी याद रखना कि इन्होंने कब किया था। नील रत्न बैनर्जी एंड उनके दोस्त कैलाश नाथ दीक्षित 1962 और 1963 में ये आते हैं बैराट। और बैराट का क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, उत्खनन करते हैं। लेकिन 1937 में किसने किया था? तो इस समय किया था दयाराम साहनी ने, जो कि सबको पता है। अब जो है, इस साल एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से महाभारत कालीन अवशेष जो हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो महाभारत कालीन अवशेष जो हैं वो आपके बैराट से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, बैराट से प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा के भी मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, महाभारत कालीन भी मिले हैं, बौद्ध मठ भी मिला है, अशोक के टाइम का, मौर्य काल का भी अवशेष मिला है और मुगल काल के भी अवशेष मिले हैं। तो एक बिगर पिक्चर जो है वो दिमाग में रखो कि बैराट एक ऐसी जगह है जहां से आपको प्राग ऐतिहासिक काल, महाभारत कालीन, बौद्ध मठ के टाइम का और मौर्य टाइम का, अशोक के टाइम का और मुगल काल का, ये पांचों टाइम का अवशेष वहां मिलेगा। इसीलिए बैराट क्या है, इंपॉर्टेंट है। महाभारत कालीन का अभी रिसेंट पूछा था, इसी टाइम 2024-25 के टाइम ही उन्होंने पूछा है आरपीएससी ने। तो नील रत्न बैनर्जी एंड कैलाश नाथ दीक्षित दिमाग में फिक्स करो। 62, 63, 1936, 37 में दयाराम साहनी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आहड़ संस्कृति का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था, मतलब दूर विदेशों से भी इनका क्या था, व्यापारिक संबंध था। ये बात किस प्राप्ति से ध्वनित होती है? तो ये प्राप्त होती है लैपिस लेजुली से। लैपिस लेजुली यहाँ की नहीं, बाहर की थी। और यही लैपिस लेजुली बताती है कि आहड़ के संपर्क दूर दूर तक फैले थे, व्यापारिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन को ऑड देख के भी आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। मिट्टी की मुहरें सब जगह मिलेगी, मिट्टी की गाड़ी सब जगह मिलेगी, ताम्र कलाकृतियां भी मिलेगी, लेकिन लैपिस लेजुली स्पेशली मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं से व्यापारिक संबंध है। फिर देखो, कालीबंगा के बारे में सबसे असत्य कथन बताइए। उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर है, बिल्कुल शहरी संस्कृति है। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का प्रमाण मिला है, बिल्कुल दो तरफ से जुताई की हुई है। प्राचीन दृष्टद्वती और सरस्वती नदी घाटी ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया है, ये भी सही है। यह सभ्यता राजस्थान के गंगानगर जिले, नहीं, राजस्थान का गंगानगर नहीं है, कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि असत्य पूछा ना। अगला देखो, गणेश्वर की खुदाई के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर
खोजा गया है। बिल्कुल सही है। गणेश्वर को आपको याद रखना है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? कांतली नदी के किनारे, नीमकाथाना सीकर। तो पहला तो सही है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। करेक्ट, लेकिन हमें इनकरेक्ट पकड़ना है। यह हाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, नहीं, हड़प्पा वाले जो हैं वो इनसे तांबा क्या करते थे? प्राप्त करते थे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही है। ताम्रयुगीन ये पूरी की पूरी क्या है? सभ्यता है। ठीक है, तो आगे चले, इजी क्वेश्चन है। फिर देखो 10वां, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? यहाँ पे गौर करें, हेलुसिनेशन होता है, नहीं भूल जाते हो। तो कौन नहीं थे? खरे थे, श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, त्रिपाठी नहीं थे। त्रिपाठी नहीं थे, एमडी खरे, केएस श्रीवास्तव, एसपी जैन भी थे, और कौन कौन से थे? थापर। थापर का नाम यहाँ नहीं आया है, थापर भी थे इनके साथ। कौन थे? थापर। ठीक है, तो त्रिपाठी नहीं थे। और सबको पता है कि सबसे पहले जो है 1952 में अमलानंद घोष, उन्होंने कालीबंगा का खुदाई किया था। उसके बाद ये बीबी लाल एंड पार्टी, कौन सी पार्टी है? बीबी लाल एंड पार्टी है, ये सब लोग आए थे। तो बीबी लाल एंड पार्टी आए थे 1961 से लेके 1969 के बीच में। इस साल याद रखना, टोटल 9 सत्रों में कालीबंगा का खुदाई हुआ है। 9 सत्रों के अंदर कालीबंगा, ये पूछ लेंगे इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि 9 सत्रों में कालीबंगा का क्या हुआ है? खुदाई हुआ है। और ये पूरी बीबी लाल पार्टी है, जिसमें बीके थापर है, एमडी खरे हैं, केएस श्रीवास्तव है, एसपी जैन है, और एक जोशी जी करके भी हैं, एक जोशी व्यक्ति भी हैं, डॉक्टर JK जोशी। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अच्छे तरीके से खुदाई करते हैं। क्लियर? फिर देखो, फिर से बता देती हूँ, व्याख्याता खोज परीक्षा होनी है। वैसे सर ने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, अगर आपको और सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल पर वो वीडियो है, उसको देखिए। वैसे उस वीडियो का पिन लिंक जो है मैं आई बटन पे लगवा दूंगी इस वक्त। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्याख्याता खोज परीक्षा है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए होने वाली है। 1 जून इसकी डेट है, और प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5100, तृतीय पुरस्कार 2100 है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा ऐप पे, और जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर और नौहर। ठीक, चलो फिर देखो गिल्लूंड और भगवानपुरा। देखो गिल्लूंड का पुराना नाम मेवाड़ में क्या रख रखा था? भगवानपुरा रख रखा था। बाद में इसका नाम चेंज करते हैं गिल्लूंड में। और गिल्लूंड जो है वो आपके ग्रामीण संस्कृति है, इस बात का ध्यान रखना। तो गिल्लूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो गिल्लूंड और जो भगवानपुरा है वो आपके किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके आहड़ से। और गिल्लूंड के बारे में याद रखना, ये कौन सी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण कल्चर है, ताम्र पाषाण काल है। कौन सा काल है? ताम्र पाषाण काल है। ये भी ध्यान रखना कि ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल की है। ये भी आपको क्या रखनी है? यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना है कि शुरुआत में इसे क्या कहते थे? भगवानपुरा कहते थे। 1957 और 58 के बीच में एक व्यक्ति थे जो पुरातत्वविद थे, जिन्होंने यहाँ पे खुदाई शुरू की थी, वो थे बीबी लाल। और उन्होंने जब खुदाई शुरू की थी कौन सी जगह से शुरू की थी? मोडिया मगरा से। तो अगर पूछ ले मोडिया मगरा का संबंध किससे है, तब भी आंसर क्या करके आना है? गिल्लूंड करके आना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें गिल्लूंड के बारे में आपको इस वक्त क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिल्लूंड के बारे में, 1993 से लेके 1998 से लेके 2003 के बीच में इसका एक एक्सकवेशन हुआ, जिसमें पूना के थे शिंदे। पूना के कौन से पुरातत्वविद थे? शिंदे। और अमेरिका की जो पेनिनसिल्विया यूनिवर्सिटी है, पेनिनसिल्विया यूनिवर्सिटी, उस पेनिनसिल्विया यूनिवर्सिटी के थे ग्रेगरी मार्शल। तो अगर पूछे कि पेनिनसिल्विया यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी मार्शल और पूना के शिंदे ने 1998 से 2003 के तहत राजस्थान की कौन सी ग्रामीण संस्कृति का एक्सकेवेशन किया है, तो उस समय भी आंसर क्या होगा? गिल्लूंड। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर देखो, हाँ, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ है? तो बहुत सिंपल है कि आहड़ का नेतृत्व जो पूरा का पूरा है वो किसके टाइम हुआ है? HD सांकलिया के टाइम। क्लियर? गिल्लूंड की सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना और मुझे बार बार बताते जाना।
वैसे जब आप क्लास देखोगे तो मैं क्या रहूंगी, मौजूद रहूंगी। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है कि वो कौन सी सभ्यता है जिसमें आवास बनाते समय, घर बनाते समय ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो है गणेश्वर। यहाँ पे पत्थर से मकान बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं? पत्थर से मकान, बस्ती और आवास पत्थर से बनाए गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? गणेश्वर होगा। आगे चले। फिर देखो, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया है? स्तर जो है वो कितने हैं? 5 है। लेकिन सेशन कितने हैं? 1961 से 69 के अंदर पूरे के पूरे 9 सेशन है जिसके अंदर एक्सकेवेशन किया गया है। ठीक, चलो। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो इंडो ग्रीक जो मुद्राएं हैं वो बेराट से प्राप्त हुई है। टोटल 28, उसमें से 16 जो हैं वो शासक मेनांडर की है। तो 16 मेनांडर की जो मुद्राएं हैं इंडो ग्रीक, वो आप कहां पे देखते हो? बेराट पे देखते हो। ठीक, आगे चले, चलो। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। सिंपल। आगे चले। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, यानी कि लोकतांत्रिक पद्धति। बिल्कुल, प्रजातांत्रिक से कंफ्यूज मत होना, ये लोकतंत्र का ही भाई है, पर्यायवाची है। फिर देखो, मूल अधिकार और कर्तव्य, बिल्कुल सही। हाँ, तितली याद आ रही है? तितली बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में। तो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भाई। प्रत्येक नागरिक को रोजगार, सुरक्षा, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता कतई नहीं है। आगे चले, चलो। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। बहुत टाइम हम इसे पढ़ चुके हैं और अब तो आपको खटाक से उत्तर देना चाहिए और टेस्ट सीरीज में भी गलत नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कह रही हूं कि आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। क्योंकि अब से हम एक चीज शुरू करेंगे कि जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेंगे, खरीदेंगे, हम उनको OMR सहित बताएंगे कि आप कहाँ कमजोर हो। हम पूरा का पूरा 360 डिग्री के एंगल पर हम एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम हैं जिन्होंने ये शुरू किया है कि सच में अगर स्टूडेंट जो है हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, हम पे इतना भरोसा कर रहा है, तो हम उस भरोसे पे खरे उतरेंगे और हम उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद उनकी OMR चेक करके वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि देखो बेटा यहाँ गड़बड़ है, इसे ठीक करो। ऑटोमेटिक आप क्या हो जाओगे? सरकार में इन हो जाओगे। तो चलो आओ, अब देखते हैं। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। बिल्कुल नहीं, राज्य का कर्तव्य है। इसे ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है उसको फिर से पढ़ते हैं। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। वो किसका उद्देश्य, किसका ड्यूटी है? वो ड्यूटी ऑफ स्टेट है। पहले भी पढ़ाते वक्त बताया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? रॉन्ग है। वहां पे मैंने गलती से ऐसा कर दिया था ना, तो यहाँ बाहर लगाना था। तो ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है, ये राज्य का कर्तव्य है। किसका है कर्तव्य? ड्यूटी ऑफ स्टेट है ना। आर्टिकल भी पढ़ाया है मैंने, अगर याद आ रहा है तो टाइप कीजिए। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी, पकड़ो इस सभी को, सभी अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन नहीं होता। कौन से वो मूल अधिकार है जो उस वक्त भी क्या रहते हैं? आपके जिंदा रहते हैं। आप जल्दी से बताओ मुझे, बहुत अच्छे से पढ़े अपन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। वन शॉट पढ़ लिए, फुल लेंथ पढ़ लिए, MCQ कर लिए। अब टेस्ट में आपको मुझे करेक्ट आंसर संविधान वाले सेक्शन में देने ही होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं इस वक्त क्या है? गलत है। ठीक, इतनी स्पीड और एक्यूरेसी हमें लानी है। और हम वादा करते हैं आप सबको कि आगे 2nd ग्रेड का एग्जाम है, हम आपकी जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज परचेस करेगा उसको हम 100% रिव्यू देंगे कि देखो बेटा इस जगह पे आप क्या हो, गड़बड़ हो, इसे ठीक करो। ऑटोमेटिक आपका क्या होगा? जो आपका गोल है वो अचीव होगा। इसमें कोई भाग्य का दोष नहीं होगा, इसमें कोई ठाकुर जी का गलती नहीं होगा। आपको अपनी कमियों को दूर करके ही हम क्या कहेंगे? बता देंगे कि आगे बढ़ना है। ठीक, आगे चले। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है। अगेन इजी क्वेश्चन, दिमाग में पता है आपको कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद होगा तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा। भारत के कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को। तो सही आंसर क्या होगा? 4th। ठीक, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
कौन सा गलत है वो बताना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहते हैं, ये स्टेटमेंट जो है इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है। और आर्टिकल बताओ अब मुझे आप कि वो आर्टिकल कौन सा है। ठीक, फिर एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है, ये भी करेक्ट है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट है, यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। मंत्रियों के लिए वेतन भत्ता अधिनियम कौन बनाती है, संसद बनाती है, अधिनियम भी बताया है, इसलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर देखो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को कितना सीटें प्राप्त हुआ है, तो 22 प्राप्त हुआ है। अब आपको याद रखना है नीतीश कुमार की पार्टी और जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उन दोनों टीडीपी, इन दोनों की शीट्स आपको याद रखनी है और आज आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। और अगर अभी याद है तो अभी बताइए, क्योंकि यहाँ से कोलिएशन हुआ है बीजेपी के साथ, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। फिर देखो क्या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण करते हैं क्या? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिल्कुल नहीं। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, अगर ध्यान से सुना था तो मैंने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो 93 आर्टिकल में लिखे हुए हैं, वो कभी भी अपनी पोस्ट के तौर पर क्या नहीं लेते, शपथ और प्रतिज्ञा नहीं लेते, वो लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये चीज को आपको दिमाग में क्या रखना है, अच्छे से फिक्स करना है। क्लियर? चले आगे। हाँ, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इजी क्वेश्चन, कौन करेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल बताना आपकी जिम्मेदारी। आम चुनाव में नोटा का विकल्प की शुरुआत की गई है, तो कब की गई है आम चुनाव में नोटा का विकल्प की शुरुआत? 2014 में। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है, मतलब जिनको लेकर संविधान में अनुच्छेद है ना। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि संवैधानिक या सांविधिक, तो याद रखना सांविधिक मतलब संसद कानून बनाएगी, संवैधानिक मतलब संविधान में अनुच्छेद होगा। तो इनके संविधान में अनुच्छेद है या नहीं, इसको दिमाग में क्या कर ले, पहले अच्छे से सोच ले, तार्किक बने। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग है, मैंने कहा था मास्टर जी के करे है, 243 के तहत चुनाव करवावे है। राज्य वित्त आयोग बिल्कुल है, राज्य वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, तो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो गोदवाड़ बेसिन। अब गोदवाड़ बेसिन पहले भी बताया था, गोदवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन राजस्थान के थार के मरुस्थल का डिवीजन है, उसमें भी जो अर्ध शुष्क वाला हिस्सा है, फिर से डायग्राम बना देती हूँ, अच्छे से देख लो। अभी आज राजस्थान का मैप भी है ना, पूरे ड्रामे करेगा, बनने में नहीं आएगा। अगर इतने दिन बाद बना रही हो, कैसे हम तुम्हें बनने में आ जाए, तो कोई नहीं भाई, बन जा, बच्चों के एग्जाम का सवाल है भाई। हाँ, अब देखो ये जो हिस्सा है ये घग्गर बेसिन हुआ, फिर ये हमारा हुआ पूरा का पूरा इनलैंड ड्रेनेज, आंतरिक प्रवाह प्रदेश, आंतरिक अपवाह प्रदेश, जिसे हम शेखावटी बेसिन भी कहते हैं, है ना, शेखावटी बेसिन भी कहते हैं, ये घग्गर प्रदेश है। फिर है आता है आपके नागौरी उच्च भूमि, ये आपका नागौरी हाईलैंड्स है, नागौरी उच्च भूमि आता है। और फिर आता है आपका पूरा का पूरा ये वाला एरिया जो कि है आपका गोदवाड़ बेसिन, है ना। और ये सारा का सारा हिस्सा, इन चारों को मिला देते हैं तो इस कंप्लीट हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट हिस्से को हम बोलते हैं, ये है क्या, ये है आपका थार का अर्ध शुष्क वाला मरुस्थल। अर्ध शुष्क वाला मरुस्थल इंग्लिश में मैं इसे लिखती हूँ सैड। हीर तो बड़ी सैड है, राजस्थान बड़ा सैड है इधर, है ना, सेमी एरिड डेजर्ट है। ठीक है, इसके ये 4 डिवीजन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं गोदवाड़ बेसिन। तो गोदवाड़ बेसिन किस वृहद भू आकृति का भाग है, तो गोदवाड़ बेसिन जो है वो आपके थार पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। उसका भी कौन सा रीजन है, हीर तो बड़ी सैड है, सेमी एरिड डेजर्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल का गोदवाड़ बेसिन के बारे में मैंने आपको कहा था, हिंगलाज का मगरा याद रखना, है ना। और उसको सच में क्या रखना, याद रखना। पिछले वाले पेपर के सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखना, जहां जहां मैंने आपको बताया है कि गोदवाड़ बेसिन में आपको ये चीजें याद रखनी है, उसे याद रखना। और अगर अभी याद आ रही है तो प्लीज लाइव चैट में दीजिए।
असत्य कथन को चुनिए। चुनते हैं भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है हमारे लिए असत्य कथन। बनास नदी जो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है उसे वन की आशा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। बनास बेसिन और कोटा के मैदान को बूंदी की आडा वाला पहाड़ियां प्रपाती स्कंद अलग करता है। बिल्कुल, बनास बेसिन और कोटा के मैदान को जो अलग कर रहा है वो बूंदी का कौन सा पर्वत है? आडा वाला पहाड़ी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बनास बेसिन के उत्तर में, यहाँ पे देखो स्वैप हुआ है, अल्टा पल्टी हुआ है। स्वैप का हिंदी मारवाड़ी वर्जन है अल्टा पल्टी, है ना, करते ना अल्टा पल्टी। अल्टा पल्टी स्वैपिंग, मतलब मान लो मेरी टी शर्ट आपको दे दी, आपकी टी शर्ट मैंने पहन ली, अल्टा पल्टी से अल्टा पल्टी, हाँ स्वैप हुआ। तो यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है। बनास बेसिन के उत्तर को कहते हैं मालपुरा करौली मैदान, और बनास बेसिन का दक्षिणी हिस्सा कहलाता है मेवाड़ का मैदान। इनने स्वैप कर दिया है, इन्होंने लिख दिया है कि बनास का मैदान जो है वो उत्तर में, मेवाड़ का मैदान नहीं हो सकता, मेवाड़ उत्तर में है ही नहीं। तो ये तो सिंपल गैस था, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है ना तो भी आप कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस से कर सकते थे। उत्तर में मालपुरा करौली होगा और दक्षिण में क्या होगा? मेवाड़ का मैदान। तो असत्य कथन यही है। बनास बेसिन में टीले नुमा उच्च भूभाग पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? पिडमोंट मैदान। जब भी ऊंचाई पर, जब नदी जो है ऊंचाई पे जाती है और वहां पे सेडिमेंट वेबिडेंट इकट्ठा करती है, वहां पे हमेशा कौन सा मैदान बनता है? पिडमोंट। हाँ, अभी जब सेकंड ग्रेड का क्लास लेंगे तो कुछ कुछ कोर चीजें आपको कराएंगे, तब देखना अच्छे से हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूटों में सही सुमेलित कीजिए। मतलब सैड रीजन के जस्ट पीछे है ना, जो हमारा सैड रीजन है या तो उसी पर है या उससे जस्ट पीछे है। तो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में एक तो हनुमानगढ़ है और एक चूरू है। तो सही आंसर क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड। तो सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक, चलो फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से, मतलब उत्तर से किधर बहेगी? दक्षिण की ओर बहेगी। वो कौन सी नदी है जो आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी? चंबल दक्षिण से उत्तर जाती है, बनास भी दक्षिण से उत्तर जाती है, और कौन सा होगा ये? घग्गर। बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो जो बाबा का मगरा है वो है आपका जयसंबंध में। इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? तो धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन कौन करता है? हमारा प्यारा कोटा है। कोई कोटा से? ठीक। फिर देखो, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति जो है, एमएसएमई पॉलिसी जो है वो क्या की गई है? शुरू की गई है। तो देखो ये 2022 और अभी लेटेस्ट और नई जो है वो क्या कर दी है सरकार ने? लॉन्च कर दी है। उसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। फिर राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र माना जा रहा है? कि कौन राजस्थान का प्लास्टिक हब है? तो राजस्थान का प्लास्टिक हब पता है कौन है? राजस्थान का प्लास्टिक हब है आपका जयपुर। तो सिंपल याद रखो, प्लास्टिक हब कौन? जयपुर। फिर देखो, कौन से शहर पर गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल पे हर बार क्वेश्चन आता है। अभी कभी भी ना कुछ लोग लिख देते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो भाई पेपर में 20 to 25% क्वेश्चन पिछले ईयर से देता है एग्जामिनर, क्योंकि वो आपको हर लेवल पे चेक करेगा। इसलिए हम भी जब पेपर बनाते हैं टेस्ट सीरीज का, तब हम भी जो है जो फॉर्मेट आरपीएससी ने फिक्स किए हैं या जहां फॉर्मेट में वेरिएशन आए हैं उसको देखते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, और आप लोग भी इस बात से क्या होगे? मेरी सहमत होगे, आप लोगों की भी इसमें क्या होगी? सहमति होगी। तो कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल पे आते हैं। और ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है? हमारे द्वारा पर्यटन वाला जो सेक्शन है उससे। और ये बहुत ज्यादा जो है, सॉरी, दिल्ली, आगरा और जयपुर, हाँ सही है, दिल्ली, आगरा और जयपुर जो है वो आपका क्या है? गोल्डन ट्रायंगल पर है। आगे चले, चलो। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक रॉक फॉस्फेट, यार रॉक फॉस्फेट मैंने कितना आपको पिछले में बताया है। झामर कोटड़ा याद रखना है, डाकन कोटड़ा याद रखना है, नीमच माता याद रखना है। ये सारे के सारे जो हैं ये उदयपुर के क्षेत्र है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर फतेहगढ़ बिरमानिया भी आपको याद रखना है। सीकर में भी कुछ जगह है जहां पे ये निकलेगा, जयपुर में भी कुछ जगह है जहां ये निकलेगा। तो यहाँ पे जो रॉक फॉस्फेट है वहां पे हम क्या टिक करेंगे? झामर कोटड़ा। और झामर कोटड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 90 to 92% यहीं से जा रहा है सब कुछ।
ठीक, और ये खाद बनाने के काम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में राजस्थान ने गुजरात और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो किस स्थान पर किया है भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट? तो ये है आपके जैसलमेर। याद रखना कौन सी जगह है, जैसलमेर है। अब हाइब्रिड मतलब वो दोनों काम करेगा, वो पवन से भी बनाएगा और सौर से भी बनाएगा, और ये भारत का पहला है। और जहां पर भी पहला आ जाए वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम लोग, टेस्ट सीरीज ऐसे ही नहीं बना देते। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, अगेन लोकेशन आपको पूछी गई है, तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है आपके जोधपुर में। ठीक, आगे चले, चलो। गिरल, गिरल थुम्बाली गांव है बाड़मेर का। तो गिरल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो आपके कहाँ चल रही है? थुम्बाली गांव बाड़मेर से। कोयला लिग्नाइट का होता है, उससे बनता है बिजली। फिर देखो 1857, यार 1857 तो ऐसा लगता है चुटकी बजाए राजस्थान की और हो जाए। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। फिर मॉरिसन इस पे क्या करना है? टिक करना है, सिंपल। आगे चलते हैं। 1857 की अउवा की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नांकित जागीरदारों में से किसने अपने यहाँ पर शरण दी? तो कोठारिया के रावत कौन थे? जोध सिंह। सिंपल क्वेश्चन, अगेन आप सबको अच्छे से आता है। फिर चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये तो मजेदार एकदम, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाले कौन थे यार? एरिनपुरा छावनी वाले लोग थे, है ना। मतलब कितना अच्छा सेट किया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, पीछे से एकदम जो शब्द है वो मैच हो रहे हैं। इसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध, बड़ी इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन, कि बड़लू का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था? तो मारवाड़ के बीच में हुआ था, मारवाड़ और आसोब के ठाकुर के बीच में हुआ था बड़लू का युद्ध। तो सही आंसर क्या होगा? 57 का 3 होगा। फिर देखो 8 सितंबर 1857 को राजस्थान को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? बहुत बड़ी बात थी ये। और ये जो स्थान है जो इस समय आपको दिख रहा है, ये सबको पता है 8 सितंबर 1857, ये जगह कौन सी है? ये बिथोड़ा का युद्ध है ना। ठाकुर कुशाल सिंह 50+ आदमी, इतना जोश 2 बार हराता है, और फिर अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत से हम निपट नहीं पाते। फिर वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत के जोश को कैसे ठंडा करे। तो पता चलता है कि कुशाल सिंह चंपावत हमारी तरह युद्ध इनसे लड़ने से पहले देवी जो सुगाली माता है उनकी ऐसे आरती उतारते थे, और जैसे ही वो माँ की आरती उतारते थे जोश से भर जाते थे और सफलता प्राप्त करते थे, तो फिर वो सुगाली माता को कैप्चर कर लेते हैं। तो हम पूरी सुरक्षा रखेंगे अपनी माता जी की कि कोई कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। चलो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? वो अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। हमने पढ़ा भी था जब इंडिया की पढ़ी थी कि बहुत सारे महाराजाओं ने अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। तो मेवाड़ के महाराणा ने भी क्या किया? अंग्रेजों का सहयोग किया। और क्या करते? संधिया कर रखी थी। वह स्थान जहां अउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि वो जगह जहां पे अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वो कौन सी जगह है? उदयपुर है, ठीक। फिर राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, और चूंकि ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हमें याद रखना है कि राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? तो ये है जैक्सन ग्रीन। याद रखना कौन सी कंपनी है? जैक्सन ग्रीन है। फिर देखो राजस्थान में दुनिया का पहला जिंक पार्क निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो ये तो बहुत सिंपल है, हिंदुस्तान जिंक। जिंक को लेकर कौन ज्यादा सीरियस है राजस्थान में? हिंदुस्तान जिंक। तो राजस्थान में दुनिया का पहला जिंक पार्क स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक है। क्लियर? चलो फिर देखो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था इसको,
और अभी इसके नए नए सदस्य बने हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट कौन सा है ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आर्मेनिया भी बना था, यूएसए भी बना था। अभी लेटेस्ट भी जो बने हैं वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अगले टेस्ट पेपर में करवाऊंगी मैं। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने हाल ही में किस देश में 1270 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने की घोषणा की है। तो अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने हाल ही में किस देश में 1270, तो ये कौन सा देश है, ये है हमारा पड़ोसी भूटान। भूटान की हम मदद करते हैं, तो यहाँ हमने भूटान में शुरू की है। भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, भारत का जो पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह ना, उसको बनाया किसने है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। यही कथन इसके बारे में क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि स्वदेशी जासूसी उपग्रह जो है वो किसने बनाया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। फिर देखो, मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स की खोज की है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सिलेबस में अंतरिक्ष लगता है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगता है, तो हमें अंतरिक्ष वाले सेक्शन को क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स की खोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? मंगल ग्रह के थॉरस ज्वालामुखी क्षेत्र में 3 नए क्रेटर खोजे गए। बिल्कुल, जो थॉरस रीजन था वहीं पे इन्होंने 3 क्रेटर खोजे। लाल क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया। बिल्कुल सही है, लाल क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया है। मुरसान क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान कस्बे के नाम पे रखा गया है। बिल्कुल, 3 क्रेटर बने, देखिए उन्होंने, लाल, मुरसान और हिल्सा। लाल का नाम देवेंद्र लाल के सम्मान में, मुरसान क्रेटर जो हाथरस का मुरसान कस्बा है उसके नाम पे, और जो हिल्सा क्रेटर है उसका नाम बिहार नालंदा के हिल्सा कस्बे के नाम पे रखा गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। क्लियर? चलो फिर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत 2026 तक 4 मिशनों को पूरा कर चुका है। पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है कि जो भारत 2026 तक 4 मिशन नहीं हुए हैं भाई, पूरा अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, तो 4 मिशन का तो क्या नहीं उठता, सवाल ही नहीं। अच्छा हाँ, सॉरी, 2026 तक वापस से पढ़ते हैं, ध्यान भटक गया था। हाँ, गगनयान कार्यक्रम के तहत 2026 तक, हाँ, 4 मिशन जो हैं उनको पूरा करने का पूरा क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और इसके मॉड्यूल्स जो हैं वो उन्होंने बनाने क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। 2000, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गगनयान मिशन की कि 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर हमारे पास अपना स्टेशन होगा, जैसे यूएसए का है ना, नासा का अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 के तहत। और ये किसका हिस्सा है, इसी गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत का क्रू चंद्र मिशन 2040 तक प्रस्तावित है। बिल्कुल, क्रू चंद्र मिशन जो है 2040 तक हमने उसका क्या किया है, टारगेट फिक्स किया है। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। ये भी सही है, जैसा वैश्विक कार्यक्रम हो रहे हैं, कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर कराई जा रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत भी अपनी क्षमताओं को विकसित करेगा। और किसके माध्यम से, गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से। जो बड़े बड़े रॉकेट बनाए जा रहे हैं भारी, जैसे GSLV Mk3 है, वो क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि गगनयान को आसानी से ऊपर क्या किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए। तो इस केस में यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलो शुक्रयान। अब देखो, शुक्रयान जो मिशन है वो क्या करता है, शुक्रयान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिशन भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। बिल्कुल, अब शुक्रयान है यानी कि कौन से ग्रह का अध्ययन है, शुक्र ग्रह का। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता को कमजोर करेगा, नहीं करेगा भाई, मजबूत करेगा। क्या करेगा, मजबूत। तो नहीं कथन पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है। यह मिशन का लॉन्च 2028 में प्रस्तावित है। बिल्कुल, ये कहां प्रस्तावित है, आपके 2028 में। फिर देखो, GS निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, और ये किसके बारे में करना है, GSAT 20। अब GSAT 20 है ना, हाई स्पीड थ्रूपुट। मैं क्या कह रही हूं, थ्रूपुट, हाई स्पीड। एक होता है सिर्फ हाई स्पीड और एक होता है हाई स्पीड थ्रूपुट।
तो हाई स्पीड थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए, ब्रॉडबैंड सेवा के लिए हमने किसे लॉन्च किया है, GSAT-20 को। तो GSAT-20 उपग्रह को 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल करेक्ट, याद रखना 20 और 9, फॉल्कन 9, फॉल्कन का मतलब बाज भी होता है, तो 9 बाज इसको ऊपर लेके गए हैं। यह उपग्रह पूरे भारत, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित, हाँ अंडमान निकोबार पूरा भारत, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड गलत है, हाई स्पीड थ्रूपुट, कौन सा शब्द खा गए, थ्रूपुट शब्द हम क्या कर गए, खा गए, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बाकी ये पूरे भारत को देगा, अंडमान निकोबार को भी देगा और लक्षद्वीप को भी देगा, लेकिन हाई स्पीड थ्रूपुट, इसका प्रक्षेपण इसरो के हरिकोटा से किया गया, बिल्कुल सही। इसका जीवन काल जो है वो 14 वर्षों का है। तो कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो यह क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर? तो चलो अब हम करेंगे थोड़ी देर बाद इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां तक सब कुछ अच्छा हुआ, अब चलेंगे आगे इंग्लिश में, तब तक के लिए बाय। नमस्ते। अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 2 दिन से आपको इंग्लिश के 5 क्वेश्चन मैं ही करा रही हूँ। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो आगे लगेगा, ठीक है, उसको लगाकर आपको क्या बनाना है, नया शब्द बनाना है, और शब्द है आपके पास कंटेंट। तो देखो कंटेंट के आगे सही शब्द जो प्रीफिक्स लगेगा वो माल कंटेंट, कंटेंट माल, मेल कंटेंट, माल का मतलब होता है बुरा, ठीक है, जो अच्छा नहीं है, बुरा। तो जैसे ही आप माल कंटेंट बनाते हो, नया शब्द बनता है बागी, विद्रोही, रिबेल, इंग्लिश में बोलते हैं जब शब्द बनाते हैं रिबेल, तो क्या बनेगा, माल कंटेंट शब्द बन जाएगा। तो पहला समझ में आया। चलो इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हिंदी मुश्किल है, सच्ची में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उसका ग्रामर भी बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश का उतना डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश सेंस से हो जाती है, हिंदी सेंस से बिल्कुल नहीं होती है। हिंदी रियली बहुत अच्छी और बहुत टफ है, जितना लोग सरल समझते हैं उतना नहीं है। Which one of the following can be added to the word credible to form a new word? अब न्यू वर्ड, अगर आप credible के साथ क्या लगाओ कि उसका पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाए, शब्द का अर्थ चेंज हो जाए, इनक्रेडिबल। बहुत बार न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐड देखा होगा ना, जिसमें अमिताभ बच्चन आते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से इंडिया के, और आता है इनक्रेडिबल इंडिया, आइए देखिए भारत को, अतुल्य भारत। तो इनक्रेडिबल, जैसे ही इन लगा दोगे आगे, इसका शब्द बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ क्या हो जाएगा, अतुल्य। इनक्रेडिबल इंडिया वाला जो एड है, कैंपेन है, जिसमें अमिताभ बच्चन शुरुआत में करते थे, टूरिज्म जो है, इंडिया का टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसने करवाया था इनक्रेडिबल इंडिया। फिर देखो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सफिक्स, मतलब पीछे लगाना है आपको वॉयलिन के लिए। तो वॉयलिन के पीछे सफिक्स कौन सा आएगा, वॉयलिनिस्ट, IEST लग जाएगा, वॉयलिन बजाने वाला। ठीक, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर द टू फॉर्म न्यू वर्ड ट्रस्ट। अब आपको फिर सफिक्स लगाना है, तो ट्रस्ट के पीछे क्या लगाना है आपको, कोई एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ट्रस्टली नहीं होता, ट्रस्टलेस नहीं होता, ट्रस्टेबल से भी कोई नया शब्द नहीं मिलेगा, ट्रस्ट वर्दी से बन जाएगा, विश्वसनीय। ट्रस्ट वर्दी मतलब क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। चले, हाँ सॉरी, यहाँ तक पूरे हुए 5 शब्द इंग्लिश के, इजी इजी थे। और अब आपको दीपक सर जो हैं वो साइंस, रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाएंगे। तो चलो दोस्तों, अगर कई बार मेरी कुछ कड़वी बातें आपको बुरी लग जाती है, जैसे आज मैंने थोड़ा थोड़ा बोल दिया था, वो भैया जो थे जिन्होंने कमेंट मारा था, तो देखो मेरा प्राथमिक उद्देश्य जो है मेरे टेस्ट सीरीज के जो स्टूडेंट है उनके प्रति भी है, और जो मुझे देख रहे हैं बिना टेस्ट सीरीज लिए उनके प्रति भी है। तो आप जिस वक्त कमेंट करें ना, उस समय आप बिल्कुल, आप खूब गुस्सा दिखाइए, पर मैं एक शिक्षक हूं, और मैं जो है आपके उस गुस्से को शांत करने की पूरी क्या करूंगी, कोशिश करूंगी। और फिर से अगर कोई गलती हो जाए तो मैं इस मामले में बहुत टू द पॉइंट क्लियर हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे जरूर क्या कर देना, माफ कर देना। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी और आगे आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और जितना भी प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं सदा आपकी क्या रहूंगी, आभारी रहूंगी। ग्रेटिट्यूड मैं हमेशा आपके लिए फील करूंगी। बाय। अब अच्छे से साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास देखो, क्वेश्चन देखो। तब तक के लिए बाय, अगली क्लास में मिलेंगे।
चलो बात करते हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना जो आएगा वो आएगी साइंस। ठीक है, देखो साइंस का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इंसान बना तो इंसान बनने की भी कई जो है वो सीढ़ियां थी, मतलब कि क्रम वाइज जो है वो इंसान बनता है। अब ये पूछा गया है कि जो छिपकली है, पक्षी, मनुष्य, इनके जो आगे वाले जो पैर हैं वो मिलते हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, समानता लिए हुए होते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं, ये होते हैं समजातता, मतलब कि इंसान, छिपकली और पक्षी ये क्या है, आपस में समझाते हैं। अभी तक नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से ये आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न कि छिपकली, इंसान और पक्षी क्या है आपस में, उसके जो आगे वाले पैर है ये आपस में क्या है, किसका उदाहरण है, ये समझातता का उदाहरण होता है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार अपने आ चुका है, लेकिन अब अपने को एकदम कंठस्थ को याद कर लेना है। भाई देखो साइंस अपना सब्जेक्ट जरूर नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पढ़ लिए उसके बाद में अगर उसमें से क्वेश्चन आता है पर अपने नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया, ये किया था डार्विन ने। ठीक है, देखो थोड़ा सा तरीका लगाना चाहो, देखो डार्विन, डार्विन। ठीक है, ये क्या है, विन, विन मतलब जीतना, और जिसके पास सामर्थ्य होगा वो जीत जाएगा। वो दौड़ कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट मैच की हो, आईपीएल की हो, या फिर वो किसकी हो सकती है, वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो सामर्थ्य होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जीत किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका क्या सामर्थ्य है। जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, काफी टाइम से खेल रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, आज तक नहीं जीत पाए, तो वो क्या है, वो उनके सामर्थ्य में कमी है, इसलिए वो जीत नहीं पाए हैं। ठीक है, अब देखो समर्थ का जीवन क्या है, डार्विन, विन मतलब जीतना किससे संबंधित है, समर्थ इंसान होगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, ओके। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। ठीक है, देखो जीन अभियांत्रिकी जो होती है, जीन्स के अंदर क्या होता है, वास्तव में जीन जो होते हैं या फिर डीएनए आरएनए जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन होते हैं, वो न्यूक्लिक प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन, देखो जीन अभियांत्रिकी किससे संबंधित है, देखो कार्बोहाइड्रेटों से परिवर्तन। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो चीजें अपने खाते हैं ना, जैसे चावल हो गया, जैसे रोटी हो गया, अनाज हो गया, ये होते हैं अपने वो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, तो याद रखना, देखो आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 का लेसन नंबर 3 है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में बताया गया है, डीएनए आरएनए के बारे में बताया गया। और डीएनए आरएनए इनको बोला जाता है ये न्यूक्लियो एसिड होते हैं, न्यूक्लियो एसिड होते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है न्यूक्लियो एसिड। अभियांत्रिकी क्या होता है, देखो इंजीनियरिंग, मतलब जैसे मान लो कोई ट्रेन है, वो जैसे इंजीनियर मिलकर बनाते हैं, तो उसमें अभियांत्रिकी क्या करते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, वो अपनी मैकेनिक्स उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है उसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो वैसे ही जीन अभियांत्रिकी, जीन की इंजीनियरिंग, अब देखो जीन को देख रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग की जा रही है, उसके अंदर जो क्या की जा रही है, उनके साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, मतलब उसके अंदर कुछ पॉजिटिव छेड़छाड़ की जा रही है जिसके फलस्वरूप कुछ अच्छी खोज की जा सके। तो छेड़छाड़ किसमें, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जीन मतलब न्यूक्लिक एसिड से अपने को इसको कनेक्ट करना है, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि एक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा जो है, ये जो है वो एनडीसी क्लासेस द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसके अंदर 11,000, 5100 और 2100 तीन प्राइज जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। और इनके सेंटर देखो जयपुर है, बीकानेर है, सूरतगढ़ है,
बाड़मेर है, जोधपुर है और नौहर है। ठीक है, सीकर के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार चल रहा है। तो फिलहाल एक बार ऐसा समझे कि जो अपने सेंटर हैं वो ये जो 6 सेंटर है ये अपने सेंटर है। ठीक है, और इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एनडीसी क्लासेज का ऐप इंस्टॉल करना, उसके अंदर आपको एक जो है टेस्ट से संबंधित कोई ना कोई आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको 99 रुपीज का उसके अंदर जो है वो पेमेंट करना है। ठीक है, जबरदस्त बिल्कुल अपने को तैयारी करनी है और इन प्राइज के ऊपर आपको जाना है। साथ ही साथ में 4 से 10 स्थान तक वालों को क्या मिलेगा, इनको भी कुछ ना कुछ नगद प्राइज मिलेगा। उसके अलावा 11 से 20 रैंक वालों को कोई बुक टाइप से कोई ना कोई जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशानुगति द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब जो वंशानुगति वाली होती है। देखो गोनोरिया, गोनेरिया क्या है, ये जो है वो जन्म से संबंधित बीमारी। ठीक है, और देखो ये है लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ रोग है, ये है कुष्ठ रोग। ठीक है, और ये है अपने तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है, अब ये जो है ना ये है अनुवांशिकता वाली बीमारी, अनुवांशिकता। ठीक है, ये अनुवांशिकता वाली बीमारी है। ल्यूकेमिया किसको बोला जाता है, जैसे बड़ों के अंदर कैंसर होता है वैसे छोटे बच्चों के अंदर बचपन से ही उनको क्या होता है, शायद ब्लड कैंसर से संबंधित बीमारी ये होती है। ठीक है, तो बचपन से ही उनको क्या होता है, कैंसर का जो है बीमारी होता है। ठीक है, जनरली अगर आप कभी कैंसर हॉस्पिटल में गए हैं तो वहां पर बच्चों का अलग से वार्ड बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर होते हैं, तो उनको कौन सी बीमारी होती है, उनको ल्यूकेमिया बीमारी होती है, और ल्यूकोरिया ये कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कौन सी बीमारी वंशानुगति से संबंधित है, तो ल्यूकेमिया। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने मैथ्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखो अपने तो मेन खिलाड़ी है ना वो मैथ्स के ही हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट है, बस एक बार दिमाग में सोचने की देरी है कि इजी है, मतलब मान लो तो वो इजी हो जाएगा। अब देखो बहुपद है, अपने को छांटना है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है, बहुपद बताना है। अब बहुपद या फिर पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, सबसे पहले तो ये देखो पावर जो है वो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्न के अंदर नहीं होनी चाहिए, 5/7 है ये। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, -1 -2 -3 इस तरीके की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो x² है और यहां पर ये कितनी है पावर, x की पावर यहां पर 1 और यहां पर हाफ, तो x की पावर 3/2 होगी। देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर रूट का मतलब पावर हाफ होती है। ठीक है, तो देखो x की पावर 1 और x की पावर 1/2, जब दोनों जुड़ेंगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो भिन्नात्मक तो अपने को चाहिए ही नहीं, भिन्नात्मक मतलब कि बट्टा वाली संख्या नहीं चाहिए, तो ये अपना व्यंजक नहीं होगा। उसके बाद में देखो ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन देखो बट्टा के अंदर 6/x मतलब 6 × x की पावर -1। ठीक है, तो ये भी अपने को नहीं लेना है क्योंकि पावर माइनस में है, माइनस में पावर जो है अपने को नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो अब देखो, अब यहां पर देखो x² है यहां तक, ठीक है, यहां पर x की पावर कितनी है, हाफ है, पावर हाफ है, इसका मतलब ये भी अपने को नहीं चलेगा। अब देखो ये 3 × x की पावर 7, ठीक है, ये चल जाएगा, ना तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ना ही ये भिन्नात्मक है, तो ये अपने को चल जाएगा, तो ओनली सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में केवल अपने को इतना ही देखना होता है कि क्या कहीं पर रूट आ रहा है, अगर रूट आ रहा है तो वो नहीं होगा, क्या कहीं पर x जो है इस तरीके से बटा में आ रहा है तो फिर ये भी नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा। पर अपने को परिभाषा ध्यान में रखनी है कि पावर भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड। उसके बाद में देखो शून्यों की संख्या, बहुपद x - 2 + 4 के लिए शून्यों की संख्या। देखो ये टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। मैंने बताया था कि शून्यांक
मतलब कि वो उसका रूट जो है वो पूछ रहा है। जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब कितने शून्यांक होंगे या फिर कितने उसके रूट होंगे, कितने उसके मूल होंगे, इन सभी का एक ही जवाब है, जितनी पावर है उतने ही उसके शून्यांक होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर x की पावर कितनी है, 1 है, 1 रूट होगा इसका, x की पावर 2 है, 2 रूट होंगे इसकी, x की पावर 3 है, इसके 3 रूट निकलेंगे या फिर 3 मूल निकलेंगे। अब मूल या फिर रूट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए। मतलब यहां पर एक वैल्यू निकाली जा सकती है, देखो x इक्वल टू 2, तो ये 2 के ऊपर इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो एक वैल्यू ऐसी आ सकती है जहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो उसका शून्यांक हो जाएगा। यहां पर 2 वैल्यू निकल सकती है तो 2 शून्यांक, 3 वैल्यू निकल सकती है तो 3 शून्यांक। अब यहां पर देखो x माइनस 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 शून्यांक, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखो a के किस मान के लिए 4x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और 3x क्यूब, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो किससे भाग देते हैं, x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है। तो समान शेषफल मतलब ये बताया है कि इसको और इसको, दो समीकरणों को x माइनस 1 द्वारा डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो शेषफल बराबर बचता है। देखो भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो, बहुत लंबा पड़ जाएगा, तरीका बताता हूं। x माइनस 1 द्वारा भाग देना है, देखो x माइनस 1 द्वारा भाग देना है तो x इक्वल टू 1, मतलब अगर समीकरण के अंदर x इक्वल टू 1 रख दें तो भी अपने पास में जो भाग देने के बाद में आएगा वही अपने पास में आएगा। मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि x माइनस 1 द्वारा भाग लगाओ और कितना शेषफल, मतलब मैंने आपको जब क्लास ली थी तब बताया था कि अगर आपको शेषफल पूछा जाता है तो इस तरीके से जिस संख्या से भाग लगाना दिया जाता है उसके इक्वल टू में 0 रखो, तो x इक्वल टू 1। अब ये 1 जो है ये दोनों के अंदर रख दो, तो देखो 4 इंटू 1 की पावर 3, क्योंकि x क्यूब है तो 1 की पावर x की जगह 1 रख दिया, माइनस a और 1 की पावर 2 प्लस 2 और 1 माइनस 1। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जितना शेषफल बचता है ना, जितना शेषफल बचता उतना ही वो इसके शेषफल के बराबर है, बराबर है तो फिर बराबर रख दो, ठीक है। तो इक्वल टू में देखो 3x की पावर 3 प्लस 7x की पावर स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और प्लस a, तो ये लो यहां पर प्लस a, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा उधर इसको खिसका देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, फिर 2 की 1 से गुणा तो 2 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो 3 रहेगा, 1 की गुणा करेंगे तो भी 3 ही रहेगा, ये 7 माइनस 8 प्लस a। अब देखो 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 माइनस a बराबर 7 3 10, 10 में से 8 गए तो 2 प्लस a, ठीक है। अब देखो एक वो एक साइड ले लो, ठीक है, ये एक वो इस साइड ले लेते हैं, तो देखो 5 इधर रह जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर a है, ठीक है, और ये a फिर से इधर आ जाएगा, तो ये भी a, तो ये देखो ये 3 बराबर 2a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/2। बस इतना सा अपने को यहाँ पर काम करना है, ये सेकंड जो आंसर ये अपने यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 63 के बाद में है 64। देखो एक कमरा, ये प्रश्न अगर आपने मेंसुरेशन नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्रश्न सीख लेना, पेपर में पक्का प्रश्न यहां से आता है, जनरली आता है, तो यहां पर चांस है कि यहां से आपको देखने को मिल जाए, और एकदम इजी सा तरीका। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, और विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो विकर्ण का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक की लंबाई या फिर यहां से यहां तक की लंबाई जो होती है विकर्ण, इसको बोला जाता है विकर्ण, ठीक है, ठीक है। अब देखो कभी भी आपको बोल दिया जाए
कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, या फिर आपको बोल दिया जाए कि या तो बोल दिया जाए विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, या फिर बोल दिया जाए कि लंबी से लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करो। और लंबी से लंबी कौन सी होगी, ये वाली होती है, तिरछी होती है, तो एक ही बात है। अब ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना होता है कि जो तीन दिए गए हैं, ठीक है, इनको स्क्वायर में लिखो, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का रूट ले लो, बस इतना सा खेल है इसका। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, 8 का 64, ऊपर रूट चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 289 आएगा, फिर ऊपर रूट चल रहा है, 289 का रूट कितना है, 17 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कल को विकर्ण की जगह यहाँ पर दे देता कि लंबी से लंबी छड़, लंबी से लंबी छड़ कितने मीटर की, कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, तो भी अपना यही उत्तर होता। फॉर्मूला अपना क्या होता है, देखो लेट अस सपोज ये कमरा दिया हुआ है, ये कैसा है, घनाभ की आकृति का है, तो अपने तीनों भुजा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ये होता है अपना विकर्ण, ठीक है। कल को यहां पर आपको घन दे देता तो ए बी और सी जो आपको दिया होता कि 12 सेंटीमीटर घन दिया गया है, जिसके अंदर लंबी से लंबी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो ए बी सी तीनों ही अगर घन दिया जाता है तो तीनों की भुजा सेम होती है, तो ए बी सी तीनों की जगह अपने को क्या रखना है, 12 ही, मतलब कि जो भुजा दी जाती है वही अपने को रखनी है, ठीक है। तो इसमें आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो 65 नंबर, 65 नंबर, 8, 6 और 2 के आयाम के आयताकार में जो पेंसिल रखी जाती है तो उसकी अधिकतम लंबाई, मैंने क्या बोला, अधिकतम लंबाई मतलब हमेशा विकर्ण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो तीन लंबाइयां दी जाती है उसका स्क्वायर करके रूट करना है। तो देखो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का रूट, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 104। अब देखो 104 तो किसी का एकदम अच्छे से जो है वो रूट नहीं बनता, ठीक है। अब देखो इसको अपने को कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे, इसके छोटे टुकड़े कर लो, 13 चौके 52 और 13 आठे 104 होता है, ठीक है। अब देखो ये 8 है, इसको कैसे टुकड़े कर सकते हैं, 13 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो 4 को बाहर ला सकते हैं 2 के रूप में, अंदर 13 दूनी 26 बच जाएगा, क्या 13 दूनी 26, 26 का कोई रूट निकलता तो फिर 26 को भी अपने बाहर ले लेते, लेकिन 26 का कोई भी रूट नहीं होता है। तो देखो 2 रूट 26, थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत अपने को सीखनी पड़ेगी, तरीका आप सीख चुके हैं कि विकर्ण निकालने का तरीका क्या है, जो भुजा दी जाती है उसका स्क्वायर करके उसका रूट लेना है। अब रूट अपने को लेना आना चाहिए, जैसे 104 हुआ, यहां पर 104 हुआ तो इसके टुकड़े करने अपने को, छोटे छोटे टुकड़े करने, तो 13 चौके 52 दूनी 104 इसका रूट है। अब 4 का रूट अपने जानते हैं, बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 13 दूनी 26 इसका अपने रूट नहीं जानते तो वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, x। देखो लंबाई मतलब x1, y1 और z1, योग कितना है भाई, योग जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा मैंने लिख लिया, ठीक है। और उसके विकर्ण की लंबाई, अब विकर्ण की लंबाई क्या होती है, मैंने अभी देखो यहां पर आपको बताया, विकर्ण की लंबाई होती है भुजा का इस तरीके से स्क्वायर करके रूट लेना होता है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं अपने ने क्या ली है, ये वाली ली है, ठीक है। तो ये देखो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बराबर में विकर्ण कितना दिया है, y सेंटीमीटर दिया है, ये लो y सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं। देखो अपने को क्या निकालना है, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये अपना फॉर्मूला होता है। मतलब कि एल बी
2 इंटू एल बी, बी एच और एच एल, ये इसका फॉर्मूला होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा हार्ड क्वेश्चन है ये। देखो अपने को ये कैसे मिल सकता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपने को कैसे मिल सकता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये चीज अपने को मिल जाएगी। तो स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर प्लस 2x x1 y1 y1 z1 प्लस x1 z1, ठीक है, इक्वल टू में स्क्वायर किया तो इक्वल टू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अपना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो, अब देखो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो अपने आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख दूं, y स्क्वायर रख दूं, ये रख दिया y स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं जो अपने को ज्ञात करना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर अपने आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको परफेक्ट होना जरूरी है, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन है और इतने हार्ड क्वेश्चन जो है जनरली पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना मैथ का जो है, साइंस का और रीजनिंग का जो है ये पार्ट यहाँ पर अपना फिनिश होता है। अब अजय सर आएंगे और साइकोलॉजी और मैनेजमेंट आपको करवाएंगे। नमस्कार साथियों। तो अब अपने जो क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपिक अपने शेड्यूल दिए गए हैं उसके अंदर आपको पता है जो अपना पेपर थोड़ी सी आवाज चली गई थी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो अगला कौन सा है वो देखो कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले बात की जा रही है आपकी RSTB की। इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये क्या है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, RSTB की। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि RCRT की पूछा जा सकता है तो RSTB की भी पूछी जा सकती है। अगर बात की जाए कब अस्तित्व में आया तो 20 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1974 या फिर 29 नवंबर 1973। तो आपको पता है 1 जनवरी 1974 को क्या आया था, ये अस्तित्व में आया था। अगर पूछे जाए इसका पंजीयन कब हुआ था, पंजीकरण कब हुआ था, तो पंजीकरण हुआ था 29 दिसंबर। कब हुआ था, 29 दिसंबर 1973 को इसका क्या हुआ था, पंजीयन किया गया था। किसका, RSTB का, यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड का। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, स्थापना कहाँ की गई तो आपको पता है जयपुर में है। लेकिन जयपुर में भी कहाँ, जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर।
तो इसका क्या क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 1977 को आया था। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य, क्या लिखा गया, मुद्रण एवं वितरण, ये दोनों चीजें करता है। कौन करता है, आपको पता होना चाहिए, ये करता है आपका राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल या बोर्ड का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन सी कक्षाओं के लिए करता है, कक्षा 1 से 8 का, कक्षा 1 से 12 का, कक्षा 1 से 5 का, या कक्षा 6 से 8 का। तो आपको पता होना चाहिए कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं मुद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आरएसटीबी द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, पाठ्यक्रम निर्माण या निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्माण एवं निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये किया जाता है आपका RSCERT व BSER द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। ये तो केवल और केवल मुद्रण यानी कि छापने का काम करता है। क्या करता है, किताबें छापने का काम करता है और उनको वितरित करने का काम करता है। वितरित कहां पर काम करता है, जो इनके नोडल केंद्र होते हैं, जो राजकीय नोडल केंद्र होते हैं, उनको वितरित करने का काम कौन करता है, आपका ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। तो ये चीज हो गई है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस कक्षा स्तर की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करता है। बात वही घूम फिर कर वही आती है कि किस कक्षा स्तर के करता है, तो 1 से 12 के करता है। अगर बात की जाए कि ये मुद्रण एवं वितरण का कार्य तो करता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत कौन सा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये, तो ये इसका सिद्धांत है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि न तो लाभ हो और न हानि। तो इस सिद्धांत पर कार्य कौन करता है, तो आपका RSTB बोर्ड करता है। तो राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल करता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं, किसी प्रकार का लॉस नहीं। तो ये करता है RSTB करता है। इसके बाद देखा जाए कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए 2 परिषदों का निर्माण किया जाता है। 2 परिषदों का निर्माण किया जाता है, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो 2, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 हैं आपके परिषद, या 2 परिषद कौन से हैं, एक तो शासी परिषद और एक है आपका निष्पादन परिषद। तो शासी परिषद आपको पता है कि क्या करता है, केवल और केवल आपके जो नीतियां हैं उनको निर्माण करने का काम करता है। और उस शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो शासी परिषद का अध्यक्ष होता है आपका, अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो आपका कौन होगा, शिक्षा मंत्री होगा। अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा मंत्री होगा। अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष तो आपका कौन होगा, शिक्षा मंत्री होगा। अगर पूछ दिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए तो ये आपका होगा शिक्षा सचिव होगा। शिक्षा सचिव कौन सा, स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षा सचिव होगा। अगर पूछा जाए कुल सदस्य कितने होते हैं इसके अंदर, इस शासी परिषद के अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं आपके 12। इसमें से अगर पूछा जाए तो पदेन कितने होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं इसमें 9। और मनोनीत पूछ दिया जाए, मनोनीत सदस्य इसके कितने होते हैं, तो मनोनीत सदस्य होते हैं इसके 3 होते हैं। अगर इसी निष्पादन परिषद के पूछ दिया जाए इसका सभापति कौन होता है, तो सभापति होता है आपका, सभापति कौन होगा, सभापति होगा आपका शिक्षा सचिव होगा। सभापति कौन होगा, शिक्षा सचिव होगा। शिक्षा सचिव क्या होगा, इसका सभापति होगा। और यह निष्पादन क्या करेगा, कार्यों को पूरा करने का काम करेगा। शासी परिषद केवल उनकी नीतियों का निर्माण करती है, और उन नीतियों के निर्माण के बाद नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है, तो वो आपका करेगा निष्पादन परिषद द्वारा किया जाएगा। अगर पूछा जाए कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष केवल एक होता है, अध्यक्ष होता है वो आपका शिक्षा मंत्री होता है राजस्थान सरकार का। फिर आता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब हुआ। एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब हुआ, तो वो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था मैंने, 29 दिसंबर 1973 को हुआ था। 29 दिसंबर 1973 के हुआ था। कौन से एक्ट के तहत हुआ था, तो ये हुआ था सोसाइटी एक्ट
1958 के तहत किया गया था। तो ये वही चीज आगे घूम फिर कर, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी तो पूछा जाए तो जयपुर में जलाना डूंगरी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी 1974 को आया था। ये चीज भी हो गई थी अपनी, 1974 को आया था, ये चीजें हो गई अपनी। फिर बात करते हैं स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की। स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की बात की जाए आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार आपको वितरित किए जाएंगे। अगर प्रथम स्थान हासिल करने पर आपको 11,000, द्वितीय स्थान हासिल करने पर 5100 और तृतीय स्थान हासिल करने पर आपको 2100 रुपए दिए जाएंगे। परीक्षा कब है आपकी तो 1 जून को है। और कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो एनडीसी क्लासेस का अपना जो ऐप है उसके पर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। कौन कौन से शहरों के अंदर होने वाली है तो आपको ये दिया गया है, पूरा का पूरा दिया गया है। इसके अंदर आपके दोनों पेपर होंगे, केवल एक पेपर नहीं होंगे, दोनों पेपर होंगे। दोनों पेपर कौन कौन से, आपका जीए एंड जीएस या जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज जो प्रथम पेपर होता है आपका। तो दूसरा पेपर आपका कौन सा होगा, दूसरा पेपर होता है आपका हिंदी का, वो होगा जिसके अंदर पहले पेपर में आपके 75 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में आपके 150 क्वेश्चन पूरे होंगे और उन्हीं के अनुरूप आपकी मेरिट तय की जाएगी। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना इससे संबंधित स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में। आगे चलते हैं अपने, आगे है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। इसका अर्थ निकल कर क्या आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। तो ये इसका क्या निकल कर आता है, अर्थ निकल के आता है। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, अगर ये पूछ दिया जाए तो कब किया गया था तो इसका कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 2015-16 के अंदर। अगर पूछ दिया जाए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, साइक बोलते हैं इसको, ठीक है, SIQE साइक। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य पूछ दिया जाए तो आदर्श वाक्य है इसका कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य है किसका, साइक का है। अगर बात की जाए कि ये किसके लिए, किसके उन्नयन के लिए काम करता है या फिर इसका उद्देश्य पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है इसका जो भी आपके माध्यमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक या आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन करना इसका क्या माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। किसका माना जाता है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 के, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए आपका शैक्षिक उन्नयन करना है उन बच्चों का। तो इस उद्देश्य से ये काम करता है, कौन करता है, साइक काम करता है। इसके बाद में अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका अगर पूछ ली जाए तो शिक्षक की भूमिका क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण अधिगम योजना बनाना, बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण अधिगम योजना बनाया। सही बात है, बिल्कुल ये शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों के सीखने की प्रगति देखना बिल्कुल होती है, बच्चों की सतत उपलब्धि देखना बिल्कुल होती है। इसके अलावा यानी कि चारों से इसके अलावा बात की जाए तो नामांकन व ठहराव निश्चित करना, बच्चों का क्या करना है, नामांकन, बच्चों का नामांकन व ठहराव
सुनिश्चित करना, ये भी क्या है, एक भूमिका होती है शिक्षक की, सुनिश्चित कर, ठीक है। और एक और पूछ लिया जाए तो हो सकता है ये है कि विद्यार्थियों के ट्रांजिशन रेट, ट्रांजिशन रेट क्या होता है अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, ट्रांजिशन रेट में उच्चतम सुधार करना, ये भी एक आपका क्या माना जाएगा, ये आपकी शिक्षक की भूमिका मानी जाएगी, उच्चतम सुधार करना। अब ट्रांजिशन रेट क्या होता है, ट्रांजिशन रेट वो होता है जैसे कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 के अंदर जो भी बच्चे दाखिल हो रहे हैं और कक्षा 5 के अंदर जो भी बच्चे मतलब 5वीं पास करके निकल रहे हैं, तो कक्षा 1 के अंदर जो बच्चे होंगे, आने वाले बच्चे होंगे, वो उनकी संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए, और जो कक्षा 5वीं पास करें, जैसे मैं मानता हूं कि ट्रांजिशन रेट जैसे कक्षा 5 के अंदर 20 बच्चे थे, तो 20 से बच्चे क्या हो गए पास करके नेक्स्ट क्लास में चले गए, कक्षा 6 में चले गए, लेकिन कक्षा 1 में कितने आ रहे हैं, अगर आपके कक्षा 1 के अंदर 20 से 21 बच्चे भी अगर आपके आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन रेट में क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके अंदर उच्चतम सुधार हो जाएगा एक प्रकार से, यानी कि बच्चों को अपनी तरफ खींचना एक प्रकार से स्कूल के अंदर। फिर बात आती है गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम साइक के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति कौन सी है, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति कौन सी है। साइक के अंदर पूछा जाए कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोच्च निर्धारण समिति कौन सी है, तो इसके अंतर्गत पूछ दिया जाए तो आपके राज्य कार्यकारी समूह, परियोजना परिचालन समिति, राज्य शैक्षिक समूह या जिला कोर ग्रुप, तो आपकी हो जाएगी परियोजना परिचालन समिति। परियोजना परिचालन समिति होती है और इसका अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो आपका आयुक्त होता है राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद का, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए जो इसका काम क्या होता है, नीतिगत निर्णय लेना, नीतिगत निर्णय लेना इसका मुख्य कार्य माना जाता है। नीतिगत निर्णय लेना किसका, यह आपका परियोजना परिचालन समिति का नीतिगत निर्णय लेना इसका माना जाता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ। राज्य कार्यकारी समूह का होता है आपका अतिरिक्त आयुक्त होता है, वो होता है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका शैक्षिक समूह का कौन सा होता है, तो आपका निदेशक होता है RSCRT का, RSCART का निदेशक क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये कोई दिक्कत समस्या यहां तक मुझे नहीं लगती। आगे देखो, आगे है परियोजना परिचालन समिति साई का अध्यक्ष कौन होता है, अभी बताया मैंने, बताओ कौन सा होगा। अध्यक्ष पूछ रहा है किसका, परियोजना परिचालन समिति। परियोजना परिचालन समिति के बारे में क्या है, ये सर्वोच्च निर्धारण समिति है, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है, नीति निर्धारण समिति आपको भी बताया था समिति है। और इसके अलावा आपको बताया कि नीतिगत निर्णय भी ये लेती है, नीतिगत निर्णय भी लेती है ये। अब इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होगा, आयुक्त होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का, या अतिरिक्त आयुक्त होगा, या निदेशक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है परियोजना परिचालन समिति, तो ये क्या है, सर्वोच्च समिति है, ये ध्यान रखने बात। तो आयुक्त होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का। अगर पूछा जाए अतिरिक्त आयुक्त किसका होगा, राज्य कार्यकारी समूह का होगा। अतिरिक्त आयुक्त होगा राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष होगा, राज्य कार्यकारी समूह का, राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि निदेशक किसका होता है, निदेशक होता है आपका राज्य शैक्षिक समूह का, शिक्षक समूह का। इसके अलावा जिला कोर ग्रुप भी आता है, जिला शैक्षिक समूह भी आता है, ये चीजें भी आती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके अध्यक्ष के बारे में बात पूछ ली जाए, जिला कोर ग्रुप हो जाए चाहे जिला शैक्षिक समूह हो जाए, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानाचार्य। और प्रधानाचार्य वो किसके समकक्ष होते हैं, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माने जाते हैं, यानी कि DEO के समकक्ष माने जाते हैं। आगे देखो, आगे है गतिविधि आधारित, कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा CC के प्रक्रिया के सहायक कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है, यानी सही,
गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सीसीई की प्रक्रिया के सहायक कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा? परियोजना परिचालन समिति, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति। अभी बताया मैंने कि सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति कौन सी है, तो आपकी परियोजना परिचालन समिति होगी। अगर पूछा जाए कि राज्य कार्यकारी समूह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रबंधन किया जाता है, या फिर जो भी ये नीति निर्धारण करती है कौन, परियोजना परिचालन समिति, तो इसका क्या करती है? ये इसका करती है क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है? तो आपका राज्य कार्यकारी समूह करता है। राज्य कार्यकारी समूह क्या करता है? आपका क्रियान्वयन क्या करता है? सुनिश्चित करता है। क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? तो आपका राज्य कार्यकारी समूह करता है। और राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन होता है? तो अतिरिक्त आयुक्त होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का। और आयुक्त किसका होता है? परियोजना परिचालन समिति का। राज्य शैक्षिक समूह क्या करता है? राज्य शैक्षिक समूह करता है शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च निकाय है। कौन? राज्य शैक्षिक समूह। यहाँ पे आपको स्टेट एकेडमिक ग्रुप भी लिखा हुआ मिल सकता है इंग्लिश के अंदर, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। परियोजना परिचालन समिति आपकी सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति होती है जो नीतिगत निर्णय लेती है। अगर उसके बाद में राज्य कार्यकारी समूह जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन करती है। इसके अलावा जो भी परियोजना परिचालन समिति मतलब नीतियों का निर्धारण करती है, उनको क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है? तो राज्य कार्यकारी समूह करता है। कार्यकारी वर्किंग स्टेट वर्किंग ग्रुप आ जाएगा। राज्य शैक्षिक समूह के अंदर आ जाएगा आपका स्टेट जो एकेडमिक ग्रुप आ जाएगा। वो क्या करता है? शैक्षिक एवं, यहां पर क्या है? एकेडमिक की बात आ रही है तो शिक्षा से संबंधित है, इस कारण से शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च निकाय राज्य शैक्षिक समूह है। इसके अलावा बात की जाए तो थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं जिला कोर ग्रुप और जिला कोर ग्रुप। हाँ, जिला कोर ग्रुप आता है डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह, जिला अकादमिक समूह भी कह सकते हैं, जिला शैक्षिक समूह भी कह सकते हैं। एक आता है जिला कोर ग्रुप और एक होता है आपका जिला शैक्षिक समूह या अकादमिक ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। शैक्षिक समूह भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर इनके पूछा जाए अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष दोनों के कौन होते हैं? आपके प्रधानाचार्य होंगे, अलग अलग हैं लेकिन प्रधानाचार्य क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानाचार्य, और इसके भी प्रधानाचार्य किसके समकक्ष होते हैं? ये प्रधानाचार्य होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माने जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माने जाते हैं। अब जिला कोर ग्रुप का काम क्या होता है? जिला स्तर पर जो भी काम करने हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है? जिला कोर ग्रुप करता है। जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है? जिला कोर ग्रुप करता है। अगर वही बात की जाए जिला शैक्षिक समूह क्या करता है? जो आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करता है, यानी कि जिले के अंदर जो भी आदर्श विद्यालय हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम कौन करता है? तो आपका जिला शैक्षिक समूह करता है। ठीक है। इसके अलावा विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन, यानी कि विषय जो भी कार्यशालाएं हैं विषय से संबंधित उनकी जांच करना, अवलोकन करना भी कौन करता है? आपका जिला शैक्षिक समूह करता है। इसके अलावा बात की जाए तो कक्षा प्रक्रिया की समस्याओं, यानी कि कक्षा से संबंधित जो भी प्रक्रिया हो रही है उन समस्याओं का समाधान करने का कौन कर रहा है? तो जिला शैक्षिक समूह। यहाँ पर तो जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे के सारे कोर ग्रुप करेगा। लेकिन जो भी स्टडी से रिलेटेड है, आदर्श विद्यालयों से रिलेटेड है, तो विद्यालयों से रिलेटेड जो भी चीजें आ जाएगी आपकी शैक्षिक समूह से संबंधित आ जाएगी। तो इनके अध्यक्ष माने जाते हैं प्रधानाचार्य, जो किसके समकक्ष माने जाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माने जाएंगे। डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माने जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या यहां तक हो तो बताओ, कोई चिंता दुख दर्द? ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है और उसके फिर बता देता हूं 1 जून को होने वाली है परीक्षा, स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा, जो आपको इन शहरों के अंदर देखने को मिलेगी। और आपके लगभग मेरे हिसाब से टेलीग्राम पर वो सूचना दे दी गई है कि कौन से आपके सेंटर होंगे, जगह का नाम भी बता दिया गया, जो सेंटर हैं जैसे स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, तो वो आपके वहां पे बता दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? तो एनडीसी क्लासेस का अपना जो ऐप है वहां पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जाकर आपने क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। मात्र 100 रुपए के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर आपको दोनों पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप इस सेशन से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों तक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।